हम सब ने बचपन से एक बात बहुत बार सुनी है, गानों में, फिल्मों में, दोस्तों की सलाह में, कि वक्त हर घाव को भर देता है। हाँ, बहुत आम कहावत है ये। बस थोड़ा वक्त बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली यही कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह से सच ना हो? मेरा मतलब है, क्या हो अगर वक्त असल में कुछ भी ना भरता हो, बल्कि वो सिर्फ हमारे घावों को मन की और गहरी परतों में दफना देता हो? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और सच कहूँ तो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लग सकता है शुरू में। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हम डेविड आर हॉकिंस की एक बेहद प्रभावशाली किताब है लेटिंग गो, उसके उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने भावनाओं को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया है। हाँ, ये किताब सच में एक आई ओपनर है। छोड़ना, या जिसे हम लेटिंग गो कहते हैं, वो घावों को भरता है। हम इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर कोई बुरी भावना पैदा होती है, बल्कि हम इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम उन भावनाओं को कसकर पकड़ कर रखते हैं। सही कहा। तो सुनने में ये बात बहुत ही साधारण लग सकती है, हाँ। लेकिन इसे जीवन में उतारना एक बहुत बड़ी कला है। तो चलिए इसे थोड़ा और आगे चलकर गहराई तरह से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरा विषय सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य और सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता के एक बहुत बड़े दायरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो इंसान का पूरा जीवन अपनी ही भावनाओं के साथ एक लगातार संघर्ष में बीत जाता है। एक लगातार जंग चलती रहती है अंदर। बिल्कुल, हम लगातार किसी न किसी इमोशन से भाग रहे होते हैं। या तो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसे कंट्रोल करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम इन इमोशंस को बॉस कर सकते हैं। वही सबसे बड़ी गलतफहमी है। डेविड आर हॉकिंस का जो नजरिया है वो ये स्पष्ट करता है कि मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और दर्द का जो असली कारण है वो किसी भावना का पैदा होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस भावना के प्रति हमारा जो प्रतिरोध है, जो रुकावट हम खुद पैदा करते हैं। असली समस्या वहां से शुरू होती है। मतलब प्रॉब्लम गुस्सा या डर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उस गुस्से को रोकते हैं। एग्जैक्टली। जब ये समझ आ जाता है कि भावनाएं अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है, तो इंसान खुद को और अपने मन के काम करने के तरीके को एक बिल्कुल नए चश्मे से देख पाता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। मैं पढ़ रहा था तो किताब में एक जगह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गुस्सा, डर, अपराध बोध, शर्म या ईर्ष्या, ये सब भावनाएं अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस है। हाँ, लेकिन अक्सर समाज में हमें बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि गुस्सा करना बुरा है, डरना कमजोरी की निशानी है, या ईर्ष्या करना एक बुरे इंसान की पहचान है। हाँ, सोसाइटी ने इन इमोशंस को लेबल कर दिया है गुड और बैड में। सही कहा। लेकिन असल में हॉकिंस के अनुसार ये सभी भावनाएं केवल ऊर्जा या एनर्जी के रूप में, ये सिर्फ ऊर्जा की लहरें हैं जो हमारे शरीर और मन के भीतर से होकर गुजरती हैं। इनका अपना कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं होता। ये बस एक प्राकृतिक बॉडीली और मेंटल रिएक्शन की तरह होती हैं। बिल्कुल, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक तुलना की जा सकती है। इन भावनाओं की तुलना समुद्र में आती जाती लहरों से की जा सकती है। लहरों से? कैसे? देखिए, एक लहर का स्वाभाविक चक्र क्या होता है? वो उठती है, एक ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर किनारे से टकराकर या वापस पानी में समाकर शांत हो जाती है। हाँ, वो हमेशा नहीं रहती। सही बात है। वो लहर हमेशा के लिए किसी एक जगह पर ठहरती नहीं है। हॉकिंस यही समझाते हैं कि असली समस्या तब शुरू नहीं होती जब कोई लहर पैदा होती है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान उस लहर से लड़ने लगता है। लड़ने लगता है मतलब उसे रोकने की कोशिश करता है? हाँ, या तो इंसान उस लहर को दीवार बनाकर रोकने की कोशिश करता है या उसे पानी के अंदर ही दबाने की कोशिश करता है। सर, एक छोटे बच्चे को देखिए। बच्चों का एग्जाम्पल बहुत फिटिंग है इसमें, है ना? जब एक छोटे बच्चे को गुस्सा आता है या वो दुखी होता है तो वो उसे पूरी तरह महसूस करता है। जोर से रोता है, हाथ पैर मारता है और कुछ ही मिनटों में वो सब भूलकर फिर से अपने खिलौनों के साथ खेलने लगता है। एकदम सच। बच्चे गुस्सा होल्ड नहीं करते। बिल्कुल नहीं। लहर आई और पूरी तरह से चली गई। लेकिन बड़े होने पर इंसान उस एनर्जी को दबाना सीख जाता है। सामाजिक दबाव में हम उस एनर्जी को उसके नेचुरल रास्ते से बहने नहीं देते और यहीं से सारा मानसिक बोझ इकट्ठा होना शुरू होता है। ये लहरों वाला एग्जाम्पल सुनने में तो बहुत शांत और अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा चैलेंज करें और असल जिंदगी की बात करें, तो जब किसी पर भयंकर गुस्सा आता है
या जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो वो अंदर उछने वाली भावना एक आम लहर नहीं बल्कि एक भयंकर सुनामी की तरह लगती है। सुनामी, हाँ, ये शब्द बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त कोई क्या करे? क्या बस चुपचाप बैठकर उस गुस्से की सुनामी को देखे? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। जब कोई भावना सुनामी जैसी महसूस होती है तो हॉकिंस के साइकोलॉजी के अनुसार वो सिर्फ आज के किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती। ओह, मतलब वो पुरानी है। एग्जैक्टली, वो असल में सालों से दबाई गई उन हजारों छोटी छोटी लहरों का एक भयंकर रूप होती है जिन्हें पहले कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। मतलब हमने ही उसको इकट्ठा करके सुनामी बनाया है। बिल्कुल। जब भावनाओं को दबाया जाता है तो वो ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे शरीर में एक प्रेशर कुकर की तरह जमा होने लगती है। और प्रेशर कुकर एक ना एक दिन तो फटेगा ही। सही कहा। फिर एक दिन कोई बहुत छोटी सी बात ट्रिगर का काम करती है और वो सारा दबा हुआ गुबार एक सुनामी बनकर फट पड़ता है। इसलिए जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का दिखावा करें या जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करें। फेक स्माइल नहीं करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उस एनर्जी के प्रेशर को धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से कम करना है ताकि वो सुनामी बनने की नौबत ही ना आए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी भावनाओं के साथ जो भी करते हैं वो तरीका ही गलत है। जैसे मैंने पढ़ा, लोग आमतौर पर अपनी भावनाओं को 3 तरीकों से हैंडल करते हैं। हाँ, 3 डिफॉल्ट मोड्स होते हैं हमारे। पहला तरीका है उन्हें दबा देना यानी सप्रेस करना। दूसरा तरीका है उन पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देना या रिएक्ट करना। और तीसरा तरीका जो आजकल बहुत ज्यादा आम हो गया है वो है उनका लगातार विश्लेषण करते रहना यानी एनालाइज करना। एनालाइज करना तो जैसे दिमाग के पसंदीदा हॉबी बन गई है। बिल्कुल। इसे ना एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग चल रही है और वहां बॉस ने बिना किसी गलती के किसी एम्प्लॉय को सबके सामने बुरी तरह डांट दिया। ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है। हाँ, अब वहां जो अपमान और गुस्से की फीलिंग आई उसके साथ एक आम इंसान क्या करता है? वो पलटकर बॉस पर चिल्ला नहीं सकता क्योंकि नौकरी जाने का डर है, यानी वो रिएक्ट नहीं कर सकता। सही बात है। और वो उस गुस्से को आसानी से पी भी नहीं सकता क्योंकि वो घबराहट और बेइज्जती अंदर ही अंदर खाई जाती है, यानी सप्रेस करने से बॉडी में टेंशन होती है। तो फिर दिमाग तीसरे रास्ते पर जाता है। एग्जैक्टली। तीसरा रास्ता यानी एनालाइज करना। इंसान घर आकर रात भर सोचता रहता है कि बॉस ने ऐसा क्यों कहा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, कल मैं जाकर ये जवाब दे दूंगा। वो बस उसको ओवरथिंक करता रहता है। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता है। अगर हम इस ऑफिस वाले सिनारियो को गहराई से देखें तो ये क्लियरली दिखता है कि ये तीनों ही तरीके असल में काम नहीं करते। जब भावना को दबाया जाता है तो वो सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और शरीर में माइग्रेन, अल्सर या ब्लड प्रेशर जैसी फिजिकल बीमारियां पैदा करती है। हाँ, बॉडी पर सीधा असर पड़ता है। और जब तुरंत रिएक्ट किया जाता है तो गुस्से की एनर्जी कम नहीं होती बल्कि और भड़क जाती है, जिससे रिश्ते और करियर दोनों को नुकसान पहुंचता है। और जो लोग रात भर जाकर एनालाइज करते हैं उनका क्या? वो तो दिमाग का एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान उलझता ही चला जाता है। हमें लगता है कि अगर कारण समझ जाएंगे या दिमाग में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो दर्द चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा वो फीलिंग और गहरी हो जाती है क्योंकि हम बार बार उस बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। दिमाग लगातार नए आर्ग्यूमेंट्स बनाता रहता है और भावना और स्ट्रांग होती जाती है। यहीं पे हॉकिंस एक चौथे रास्ते का इंट्रोडक्शन देते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है लेटिंग गो यानी छोड़ना। ये चौथा रास्ता बाकियों से अलग कैसे है? इसका सीधा अर्थ है उस भावना के पीछे की कहानी पर ध्यान दिए बिना सिर्फ उस फीलिंग की एनर्जी को शरीर में महसूस करना। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होती है। मैंने देखा है लोग अक्सर लेटिंग गो को मेडिटेशन या माइंडफुलनेस समझ लेते हैं। आजकल हर जगह माइंडफुलनेस की बात होती है। तो क्या हॉकिंस का ये लेटिंग गो का तरीका बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाने जैसा ही है? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना चाहिए। माइंडफुलनेस में हम अक्सर अपने विचारों को दूर से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे एक स्पेक्टेटर बन जाते हैं। हाँ, विचारों को आते जाते देखना। लेकिन लेटिंग गो की प्रक्रिया विचारों से ज्यादा शरीर और ऊर्जा पर फोकस्ड है। इसमें विचारों और कहानियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब बॉस ने कहा उस पर ध्यान नहीं देना है? बिल्कुल नहीं।
आपको ये नहीं सोचना है कि बॉस ने क्या कहा या क्यों कहा। आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि उस गुस्से या बेइज्जती की वजह से शरीर में क्या हो रहा है। अच्छा, फिजिकल फीलिंग्स पर ध्यान देना है। हाँ, क्या छाती में भारीपन है, पेट में कसाव है, गला सूख रहा है। ये विचारों के लेवल पर नहीं, बल्कि पूरे सोमैटिक सेंसेशंस यानी शारीरिक संवेदनाओं के लेवल पर काम करने की प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे रियलिटी में करना कैसे है। किताब में इस छोड़ने की प्रक्रिया को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। पहला कदम यह है कि जब भी कोई भावना मन में उठे तो उसे एक नाम दें, उसे पहचानें। राइट, उसे डिनाई नहीं करना है। हाँ, जैसे अगर घबराहट हो रही है तो खुद से कहें, हाँ ये डर है या ये गुस्सा है, इसे छुपाएं नहीं। फिर दूसरा कदम है ये ध्यान दें कि शरीर के किस हिस्से में ये महसूस हो रही है। विचारों की दुनिया से बाहर निकलें और शरीर में आएं। ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है लोगों के लिए। और तीसरा और सबसे मेन स्टेप है, उससे बिल्कुल ना लड़ें और ना ही उसे बदलने की कोशिश करें, बस उसे वहां रहने दें। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल सवाल आता है। बोलिए। जब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देनी हो, हजारों लोगों के सामने बोलना हो और पेट में अजीब सी हलचल हो रही हो, घबराहट एकदम पीक पर हो, तो उस फिजिकल सेंसेशन के साथ बिना लड़े बैठे रहना बहुत ही भयानक लगता है। हाँ, एकदम पैनिक जैसी स्टेट होती है वो। सही कहा, मन तुरंत भागना चाहता है, फोन चेक करना चाहता है या किसी से बात करके ध्यान भटकाना चाहता है। इस भागने की आदत को या एस्केप करने की आदत को कैसे रोकें? ये बिल्कुल नेचुरल है कि मन किसी एस्केप रूट की तलाश करेगा, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लेटिंग गो प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। इसके पीछे का जो साइंस और साइकोलॉजी है वो काफी डीप है। इसमें साइंस कैसे जुड़ता है? फिजिक्स का एक बहुत बेसिक रूल है कि ऊर्जा या एनर्जी को बहने के लिए एक खुले रास्ते की जरूरत होती है। जब हम किसी भावना से डरते हैं, उसे जज करते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो हम दरअसल अपने ही शरीर के अंदर उस एनर्जी के बहने के रास्ते में एक मजबूत डैम या बांध बना देते हैं। एकदम बना देते हैं, तकलीफ को रोकने के लिए। हाँ, और यही प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है, यही सारी तकलीफ और पीड़ा का असली कारण है। भावना उतनी तकलीफ नहीं देती जितना उसको रोकने में लगने वाला जोर देता है। ये बात बहुत बड़ी है ना? जब कोई उस घबराहट या पेट की हलचल के साथ बिना किसी जजमेंट के बस बैठ जाता है, तो वो दरअसल उस डैम के दरवाजे खोल रहा होता है। इसे एक आग की तरह समझिए। आग की तरह? हाँ, जब तक आग से लड़ते हैं आप उसमें और ऑक्सीजन डाल रहे होते हैं, लेकिन जब बस उसे जलने देते हैं तो एक टाइम के बाद उसका सारा ईंधन या फ्यूल खत्म हो जाता है और वो अपने आप बुझ जाती है। क्या बात है। जब रेजिस्टेंस हट जाता है तो वो दबी हुई एनर्जी नेचुरली जलकर खत्म हो जाती है और फिर अचानक से एक बहुत ही गहरा हल्कापन महसूस होता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखें तो जो दर्द इंसान महसूस करता है वो असल में उस इमोशन के कारण नहीं है, बल्कि उस इमोशन को रोकने की जो कोशिश है उसके कारण है। एकदम परफेक्ट समरी है ये। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पेन प्लस रेजिस्टेंस इक्वल्स सफरिंग। अगर हम वो रेजिस्टेंस हटा दें तो केवल एक फिजिकल फीलिंग बचती है जो कुछ ही देर में एक लहर की तरह गुजर जाती है। बिल्कुल मैथमेटिक्स की इक्वेशन जैसा है, रेजिस्टेंस 0 तो सफरिंग 0। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है। अगर ये इतना ही आसान है कि बस फीलिंग को बॉडी में फील करो, कोई कहानी मत बनाओ और वो चली जाएगी, तो फिर इंसान सालों सालों तक पुरानी बातों, पुराने गुस्से और शिकायतों को क्यों धोते हैं? ये एक लंबा बोझ होता है। हाँ, 10 साल पहले किसी ने कुछ बुरा कह दिया था और आज भी उसे याद करके हमारा खून खौलने लगता है। हम इस बोझ को आखिर छोड़ क्यों नहीं पाते? ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे अहम हिस्सा है। इसका जवाब हमारे साइकोलॉजी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से में छुपा है, और वो है हमारा अहंकार यानी ईगो। किताब में ईगो की भूमिका पर बहुत विस्तार से बताया गया है। ईगो? तो क्या ईगो हमें पुराने दुख पकड़ने पर मजबूर करता है? हाँ, क्योंकि हमारा ईगो एक बहुत ही चालाक सिस्टम है। उसे जिंदा रहने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हमेशा किसी ना किसी कहानी और एक आइडेंटिटी की जरूरत होती है। आइडेंटिटी मतलब एक पहचान? बिल्कुल। धीरे धीरे इंसान खुद से कहानियां बना लेता है और उन कहानियों से इस कदर जुड़ जाता है कि वो कहानी ही उसकी दुनिया बन जाती है। जैसे कोई कहता है मैं एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान हूँ, या फिर मैं हमेशा सही होता हूँ और दुनिया मुझे नहीं समझती। तो वो पेन उनकी पर्सनालिटी बन जाता है? एग्जैक्टली।
और इनमें से सबसे खतरनाक कहानी होती है विक्टिम होने की कहानी। पीड़ित बनने की। हाँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मेरे बॉस ने नाइंसाफी की। जब एक बार ईगो इस विक्टिम वाली कहानी को अपनी पहचान बना लेता है ना, तो वो उस दर्द को कभी नहीं छोड़ना चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? दर्द तो बुरी चीज है। क्योंकि अगर उसने उस फीलिंग को छोड़ दिया तो वो अपनी उस पहचान को ही खो देगा। ईगो के लिए आइडेंटिटी खोना मौत जैसा होता है। उसे लगता है अगर मैं विक्टिम नहीं हूं तो मैं आखिर हूं कौन। ये बात सच में बहुत डीप है और सोचने पर मजबूर करती है। मतलब इंसान अपने दर्द से इसलिए चिपक जाता है क्योंकि वो दर्द ही उसकी पहचान बन चुका है। सही पकड़ा। अगर कोई खुद को हमेशा एक विक्टिम के रूप में देखता है तो वो उस दुख को कैसे छोड़ सकता है? दुख छोड़ने का मतलब है कि अब उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिंपैथी लेने के लिए कुछ नहीं बचा। और बिना सिंपैथी के ईगो सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगर हम सोसाइटी को देखें तो आजकल ऐसा लगता है जैसे सोसाइटी भी विक्टिम बनने पर एक तरह का इनाम देती है। अगर कोई विक्टिम है तो लोग उसे ज्यादा अटेंशन देते हैं। ऐसे में उस पुरानी शिकायत को छोड़ना तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल मुश्किल होता है। और किताब का निष्कर्ष भी यही इशारा करता है कि जब तक इंसान अपने दिमाग में बनाई गई इस कहानी को नहीं छोड़ता, तब तक वो उस भावना से आजाद नहीं हो सकता। मतलब फीलिंग बाद में छूटती हैं, पहले कहानी छोड़नी पड़ती है। हाँ, हमें उस पुरानी भावना से नहीं बल्कि उस कहानी से खुद को अलग करना होता है। यही लेटिंग गो का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है। सही बात है। कहानी को छोड़ना ही लेटिंग गो का असली पड़ाव है। और जब ऐसा हो जाता है तभी असली आज़ादी मिलती है जिसका जिक्र किताब में बार बार किया गया है। सच्ची स्वतंत्रता वही है। अगर हम एक बिगर पिक्चर को देखें तो सवाल ये आता है कि एक इंसान के लिए सच्ची स्वतंत्रता आखिर है क्या? क्या दुनिया की हर चीज को अपने हिसाब से चलाना आज़ादी है? नहीं, वो तो एक एंडलेस कंट्रोल गेम है। बिल्कुल नहीं। सच्ची आज़ादी इस बात में है कि हम बाहरी परिस्थितियों के आगे अपनी इंटरनल रिएक्शन को कैसे संभालते हैं। जब ईगो अपनी उन पुरानी कहानियों को छोड़ देता है कि किसने मेरे साथ क्या किया और क्यों किया, तो जो बचता है वो एक शुद्ध जागरूकता या प्योर अवेयरनेस होती है। और वहीं पर असली मानसिक शांति मिलती है। और शायद यही कारण है कि लेटिंग गो की इस पूरी प्रोसेस में खुद को और दूसरों को माफ करना इतना जरूरी माना गया है। फॉरगिवनेस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। हाँ, क्योंकि माफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले ने जो गलत किया उसे सही मान लिया जाए या उस गलती को इग्नोर कर दिया जाए। माफी का मतलब बस इतना है कि उस घटना से जुड़ी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर फंसी हुई है, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, उसे आजाद कर दिया जाए। इसे हम उस बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कहा जाता है कि किसी पर गुस्सा पाले रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने खुद अपने हाथ में एक दहकता हुआ गर्म कोयला पकड़ा हुआ है, ये सोचकर कि मौका मिलने पर हम इसे सामने वाले पर फेंकेंगे। पर हाथ तो हमारा ही जल रहा होता है। एग्जैक्टली। इंतजार के उस पूरे वक्त में हाथ तो हमारा ही जलता है, सामने वाले को तो पता भी नहीं होता। ये कोयले वाला एग्जाम्पल इस पूरी लेटिंग गो थ्योरी के सार को बहुत खूबसूरती से समझाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि उस गर्म कोयले को पकड़कर रखना उसकी पावर है, उसका कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी यह है कि वो कोयला ही उसे अंदर से कमजोर कर रहा है। वो बस उसको जला रहा है अंदर से। हॉकिंस के हिसाब से हमें उस कोयले को ठंडा करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी मुट्ठी खोल देनी है। मुट्ठी खोलना, यही लेटिंग गो है। बिल्कुल। जब हम मुट्ठी खोलते हैं तो कोयला ग्रेविटी के नियम से अपने आप नीचे गिर जाता है और हमारा हाथ जलना बंद हो जाता है। एक और चीज जो यहाँ क्लियर करनी जरूरी है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। एक दिन का काम नहीं है ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन हमने मेडिटेशन किया, एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ दिया और फिर जीवन भर के लिए हम बुद्धा बन गए। हाँ, डेली लाइफ तो आती रहेगी, रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहेगी, ऑफिस में नए चैलेंजेस आएंगे, घर में कलेश होंगे, नई भावनाएं पैदा होंगी। लेकिन अगर हमारे पास ये छोड़ने का टूल है, ये मुट्ठी खोलने की आदत है, तो हम उन नई भावनाओं को अपने भीतर जमा नहीं होने देंगे। हम उन्हें महसूस करेंगे और उन्हें बॉडी से बाहर बह जाने देंगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और राहत देने वाला नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी अहम पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत क्लियर बात निकल कर आती है। हमें रातों रात कोई अलग इंसान नहीं बनना है। हमें खुद को सुधारने की या बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो कि आजकल की लगभग हर सेल्फ हेल्प किताब हमें सिखाती है कि खुद को बदलो। हाँ, वो कांस्टेंट फिक्सिंग की जो अर्ज होती है। सही कहा। हमें बस डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके अपनी पुरानी शिकायतों, डर और ईगो से जुड़ी पहचान पर से अपनी पकड़ को ढीला करना है। पकड़ ढीली करनी है, हाँ। हर दिन जब हम एक छोटा सा डर छोड़ते हैं, जब हम ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा करने की आदत को जाने देते हैं या किसी के प्रति कोई पुरानी शिकायत छोड़ते हैं, तो हम अंदर से थोड़ा और हल्का महसूस करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हम कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो फालतू का बोझ सालों से उठाया हुआ है उसे उतार कर किनारे रख रहे हैं। तभी शायद कोई सही मायनों में शांत महसूस कर सकता है। और अगर हम इस प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा बना लें, तो ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। ये पूरी जर्नी हमें ये सिखाती है कि सच्ची पावर या शक्ति हर चीज़ को कंट्रोल करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस कंट्रोल को छोड़ देने में या सरेंडर करने में है। सरेंडर, ये शब्द बड़ा भारी लगता है लोगों को। लगता है क्योंकि इंसान हमेशा ये सोचता है कि अगर वो अपनी भावनाओं को, आसपास के लोगों को और फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल में रखेगा, तभी वो सेफ रहेगा। लेकिन रियलिटी में ये कंट्रोल बनाए रखने की जो नेवर एंडिंग कोशिश है, यही हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा रीजन है। कंट्रोल एक इल्यूजन है। एकदम सही। भावनाओं को जबरदस्ती पकड़ कर रखने से सिर्फ दर्द मिलता है। इसके उलट जब कोई गहराई से ये मान लेता है कि वो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो अपनी भावनाओं को नेचुरली फ्लो होने देता है, तब जाकर उसे वो शांति मिलती है जिसकी उसे तलाश थी। बिल्कुल। और इसी आखिरी पॉइंट के साथ हम अपनी आज की इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। किताब का ये जो सरेंडर करने वाला हिस्सा है, ये सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हर किसी को अकेले में बैठकर विचार करना चाहिए। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है, बचपन से लेकर आज तक हमारे परिवारों ने, स्कूलों ने और इस पूरी सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है कि जिंदगी में सक्सेस, सिक्योरिटी और पावर पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ पर, अपने करियर और आसपास के माहौल पर पूरा कंट्रोल रखें। हमें सिखाया जाता है कि जो इंसान कंट्रोल खो देता है वो हार जाता है। ये तो हमारी बेसिक कंडीशनिंग है ना? लेकिन हॉकिंस की ये जो पूरी फिलॉसफी है, ये हमें दिखाती है कि शायद सच्ची शक्ति समर्पण या सरेंडर में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये हर चीज़ पर कंट्रोल पाने की भावना को काबू में रखने की जो एक एंडलेस चाहत है, वही वो सबसे बड़ा कारण हो जो हमें अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर और परेशान बना रही है? ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो शायद अगली बार जब कोई खुद को किसी इमोशन से लड़ता हुआ पाए, तो उस लड़ाई को जीतने की कोशिश करने के बजाय एक बार वहां अपनी मुट्ठी खोलने की कोशिश करे। कौन जाने, असली आज़ादी उसी मुट्ठी के खुलने में ही छुपी हो। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।